हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेंद्र पांडे एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल द लर्निंग हब। आज के वीडियो हम लोग कवर करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन को। पिछले वीडियो हम लोगों ने कवर किया था रिफ्लेक्शन को, जो कि क्लास 10 चैप्टर 10 साइंस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये। और इस चैप्टर का नाम था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से कवर कर लिया था और आज की वीडियो में रिफ्लेक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन को। और सब शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि हमारा नया चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन है क्या। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है कि रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। लाइट के मुड़ने को रिफ्रैक्शन बोलते हैं जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है। तो इसका मतलब मीन्स जब मीडियम चेंज करती है तो उसी जब लाइट मुड़ती है, मीडियम चेंज करने के दौरान जब लाइट को मुड़ती है उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। चलिए, तो एक्टिविटी कुछ इस तरह से है। तो ये हमने ग्लास में पानी लिया है, इसमें एक पेंसिल को रख दिया है। तो आप अभी पेंसिल की जो पोजीशन को देख रहे हैं पानी के अंदर, वो उसकी अपेरेंट पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन उसकी नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइट है वो बेंड हो रही है। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। घर पे एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें पेंसिल को डुबोइए, फिर आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो पेंसिल की पोजीशन है वो थोड़ी उठी हुई दिखाई देगी। आपको जो एक्चुअल पोजीशन कभी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो लाइट रेज निकल रही है पेंसिल से वो बेंड होकर आ रही है हमारी आइज़ की तरफ। इस वजह से हमें जो लाइट की पोजीशन दिखाई देती है वो उठी हुई दिखाई देती है, पेंसिल की, सॉरी। ये एक रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो अब क्या कह रहा है, देखिए। अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, जो कि 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या फिर हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये सबसे ज़्यादा वैक्यूम होती है। उसके बाद अदर मीडियम्स में लाइट की स्पीड थोड़ी कम होती जाती है। और रिफ्रैक्शन होता क्यों, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज़ कॉज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड में बदलाव आने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। कैसे, जब लाइट एयर से वाटर में आई तो उसकी स्पीड में चेंज आया। एयर में उसकी स्पीड थी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वाटर में आने के बाद कुछ और हो गई है। इसी चेंज की वजह से लाइट बेंड हो गई है। अब लाइट बेंड कैसे होती है, किस तरफ होती है, ये समझने के लिए मैं 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो कैसे होती है। रेयरर मानी कि एयर और डेंसर वाटर। जब एयर से वाटर में लाइट जाएगी तो वेंट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ये डायग्राम देखिए, ये नॉर्मल ड्रॉ की हुई है। अब देखिए यहाँ लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, एयर से लाइट आई वाटर में, तो देखिए ये बेंड हो रही टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है। और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए, मीन्स वाटर से एयर में लाइट जाए, जो डेंस मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो वेंट्स अवे टू नॉर्मल होगी। चलिए इसको उल्टे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए लाइट नीचे से ऊपर तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं ये लाइट ऊपर तरफ जा रही, ऊपर आई, इधर बेंट हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है ये लाइट। अगर इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस माने तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये ज़्यादा हो रहा है इस तरफ से देखा जाए तो। और एक कंडीशन तब आती है जब लाइट बिल्कुल बेंड नहीं करती है, बिल्कुल नॉर्मल होगी। ये तब होता है जब जो लाइट रे हो परपेंडिकुलर हो मीडियम के, सॉरी परपेंडिकुलर हो सरफेस के। अब आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, सॉरी। नो बेंडिंग दैट इज इक्वल टू नॉर्मल इंसिडेंस व्हेन लाइट रे परपेंडिकुलर टू मीडियम। अब देखिए, अगर मान ली लाइट रे नॉर्मल पे आकर सीधे गिरती है तो वो किसी भी तरफ बेंड नहीं होगी। अब बात आती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो इसमें टोटल 2 लॉज हैं। पहला लॉ तो ये है कि the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incident all lie in the same plane। मीन्स ये तीनों रेज एक जगह पे लाई करेंगी। देखिए ये नॉर्मल रे है और ये इंसिडेंट आई और ये रिफ्रैक्टेड हुई, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रही हैं रेज। और यही हमारा फर्स्ट लॉ है। उसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकंड लॉ है सबसे फेमस स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ को समझते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। और इसको दूसरे शब्द में बोले तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। चलिए, तो ये देखिए, ये हमने 3 केस लिए हैं। पहला केस ये है, देखिए इसमें जो एंगल आई है वो कुछ ये है और एंगल आर ये है। फिर हमने एंगल आई को चेंज कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। फिर थर्ड वाले केस में हमने एंगल आई को फिर से चेंज कर दिया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। बट एक चीज़ थी जो इन तीनों केसेस में वो चेंज नहीं हुई, वो एक चीज़ थी कि साइन आई और साइन आर, रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर, ये चेंज रही हुई, ये कॉन्स्टेंट रही। अगर हम लिखें तो साइन आई अपॉन साइन आर,
ये फर्स्ट वाले केस के लिए इज इक्वल टू साइन आई सेकेंड केस अपॉन साइन आई साइन आर सॉरी दैट इज इक्वल टू साइन आई थ्री अपॉन साइन आर थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों केस में सेम रहेगा। अगर आपको साइन को समझना है तो उसके लिए आपको मैथ्स में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद आपको ये समझ में आएगा लॉ ढंग से। तो यही था लॉ, स्नेल्स लॉ जिसको बोलते हैं। इसमें साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सेम रहता है हर केस में, जितना अगर मीडियम चेंज रहा अनटिल द मीडियम चेंजेस, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान ली इन तीनों केसेस में मीडियम सेम था, इस वजह से कुछ चेंज नहीं हुआ। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमने कवर कर लिए हैं दोनों लॉज कवर हो चुके हैं। अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। लाइट की स्पीड को कंपैरिजन को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये कैसे होता है? तो अगर मान लीजिए चलिए एक दो पॉइंट्स दिए गए कि जो अगर रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्ट, अगर मीडियम रेयर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, अगर डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फार्मूला होता है, अगर दो मीडियम गिवन है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है फर्स्ट मीडियम का, तो उसके लिए होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे हमको, दैट इज़ N21। व्हाट इज़ N21? N21 है, N21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम से अगर कंपेयर करें तो उसके लिए फार्मूला यूज करने के, तो सेकेंड मीडियम पूछा जा रहा है उसको नीचे रख देंगे और फर्स्ट मीडियम का ऊपर रख देंगे स्पीड। सो N21 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका ये फार्मूला हो जाए। अगर हमें कहीं पूछा जाए कि सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, N21 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। नाउ दूसरा केस क्या होता है कि N12 दैट इज़ मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में या उससे कंपेयर करने पे, तो जो फर्स्ट मीडियम का पूछा जा रहा है उसको उसकी स्पीड नीचे रख देंगे और सेकेंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उसको ऊपर रख देंगे। तो N12 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 ये फार्मूला हो जाएगा ये फाइंड करने का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हमने यहाँ दो केस लिए हैं। पहला केस ये है कि जब लाइट, मान लीजिए ये लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रही है। अब लाइट अगर रेयर मीडियम है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हुए N1 ले लिया है। अब लाइट डेंसर रेयर टू डेंसर मारी और डेंसर का अगर डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो ये देखिए N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो N2 देखिए ज़्यादा दिखा रहा है इसमें। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है। क्यों? व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। और दूसरा केस क्या है कि व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर टू अ रेयर मीडियम, दैट इज़ दिस वाला केस ये बताया जा रहा है, तो उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा। और इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डेंसर मीडियम उसका ज़्यादा होगा, दैट इज़ N1। अगर N1 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा और N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा इसके कंपैरिजन में। अब समझते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है। डेंसर और रेयर मीडियम समझ चुके हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? हमको जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमको दो केस दे दिए जाएंगे, दो मीडियम्स गिवन होंगे, उसमें समय बताना होगा कि रेयर मीडियम कौन सा है और डेंसर मीडियम कौन सा है। तो इसके बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, आउट ऑफ टू गिवन मीडिया द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है? आउट ऑफ टू गिवन मीडिया द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो जो मीडियम वो ज़्यादा डेंस होगा, और मीडियम अगर ज़्यादा डेंस है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। और अगर दूसरे वर्ड्स में बोलें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ एन को भी हम लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन इज इक्वल टू
एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब बात आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, इसको समझते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर। मान लीजिए दो मीडियम गिवन है, उसमें से एक मीडियम वैक्यूम दे रखा है, तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बताएंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर दैट इज़ एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी हमने वैक्यूम के लिए लिया है, तो स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं, और ये वी दूसरे मीडियम के लिए गिवन है। तो जो स्पीड बतानी है नाउ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स रिफ्रैक्टिंग रेस इन अ गिवन पेयर। आपको दो मीडियम्स का पेयर दिया जाएगा, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज N12 इज इक्वल टू 1/N21। अब आगे मूव करते हैं। अब बात आती है स्फेरिकल लेंसेज की। तो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, हमने अब रिफ्लेक्शन वाले वीडियो में पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब बात आती है स्फेरिकल लेंसेज की। सो आर ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाई टू सर्फेसिस ऑफ विच और वन और वो सर्फेसिस आर कर्व्ड। ये होता है स्फेरिकल लेंस। इसकी जो स्फेरिकल लेंस दो ग्लासेस से मिलकर बना होता है। मिरर तो सिर्फ एक ग्लास का होता है, बट स्फेरिकल लेंस दो ग्लासेस से मिलकर बना होता है, इसकी एक साइड या दोनों ही साइड कर्व होती हैं। चलिए आपको इमेजेस दिखाते हैं, डायग्राम। उससे पहले डिफरेंस समझिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बीच में। तो जो कॉन्वेक्स वाले, उससे पहले ये देख लीजिए टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स के लेंस गिवन है। ये है प्लेन कॉन्वेक्स, इसकी वन साइड प्लेन होती है और दूसरी साइड कॉन्वेक्स। और दूसरा है प्लेन कॉनकेव, इसकी में देखिए कॉनकेव है प्लेन और एक साइड प्लेन है। फिर आता है बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स। ये देखिए बाई कॉन्वेक्स मिरर, इसकी दोनों ही साइड अंदर की तरफ कर्व्ड है, बाहर की तरफ कर्व दोनों ही साइड बाई कॉन्वेक्स में। और ये बाई कॉनकेव है जिसकी दोनों ही साइड्स अंदर की तरफ कर्व हैं। इन्हीं दोनों लेंसेज के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब ये जो कॉनकेव लेंस है ये थिन फ्रॉम कॉर्नर्स होता है। कॉन्वेक्स लेंस कॉर्नर से पतला होता है। ये देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये देखिए कॉर्नर से पतला हुआ है। और वहीं देखिए कॉनकेव लेंस की, तो ये थिक फ्रॉम कॉर्नर से, कॉर्नर से मोटा होता है। नाउ सेकंड थिंग इज़ कॉन्वेक्स लेंस इज़ थिक फ्रॉम सेंटर। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो सेंटर से मोटा होता है, वहीं कॉनकेव उसका अपोजिट है, बिल्कुल थिन होता है सेंटर से। ये देखिए ये सेंटर है, ये देखिए यहाँ के बीच का डिफरेंस चाहता है, यहाँ पर कम है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट द कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, मीन्स ये लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। वहीं कॉनकेव उसका उल्टा है, डाइवर्जिंग लेंस है, ये लाइट रेस को फैला देता है, वो कन्वर्ज करता है, ये फैला देता है उसको लाइट रेस को। अब बारी आती है इमेज फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का। तो उससे पहले हमें रूल्स पढ़ लेने चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला रूल है ये है कि इफ़ अ रे of a light perpendicular to principal axis, sorry parallel to principal axis after refraction। ये देखिए ये लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें सेंटर नहीं होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें एक ऑप्टिकल सेंटर दिया गया होगा सेंटर में, दैट इज़ आवर ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज़ फोकल लेंथ एंड दैट इज़ 2SF। ये दोनों सारे डिस्टेंस इक्वली हैं। ये OF इज इक्वल टू 2F और F। नाउ फर्स्ट रूल इज़ इफ़ अ रे ऑफ लाइट parallel to principal axis after refraction will meet to principal focus on the other side of the lens। अब ये रे आई पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रे आई, इससे मिरर से रिफ्रैक्ट हुई और लेंस से रिफ्रैक्ट हुई, और ये देखिए फोकस पे आके फोकस से पास होकर गई है, दूसरी साइड फोकस से पास होकर जाएगी। अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की दूसरी साइड फोकस से पास होकर जाएगी। फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ से सारी रेज पास होती हैं या अपीयर होती हैं पास होने से। तो ये टोटल 6 टाइप्स के केस पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर को कवर किया था, उसमें 6 केसेस थे, उसमें सेम इसी तरह इसमें भी 6 केसेस हैं। अब सेकंड रूल की बात करते हैं, सेकंड थर्ड रूल देखिए। अगर सेकंड रूल क्या दिया गया है कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये रे आई, ये प्रिंसिपल फोकस से पास होकर गई उसी साइड से, और तो ये दूसरी साइड पैरेलल निकलेगी जाके, दूसरी साइड पैरेलल रिफ्रैक्ट होगी। इफ़ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो इमर्ज कर जाएगी।
इफ़ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। देखिए ये रे ऑफ लाइट आई, ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर गई और बिना किसी मुड़े हुए बिल्कुल सीधी निकल गई विदाउट एनी डेविएशन। अब चलिए आते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहला केस होगा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, ये हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक। अब देखिए ये हमने रखा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, ये देखिए ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इन्फिनिटी पे। अब ये इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज निकलती हैं, तो ये पैरेलल रेज आई इन्फिनिटी से, इस लेंस से टकराई, रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे जाकर मिल गई। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा वो करेगा फोकस पे, और ये फोकस कौन सा होगा, F2। इसको हम फोकस नहीं बोलेंगे, इसको F2 से बोलेंगे, ठीक है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो पैरेलल रेज मीट करी F2 पे और इमेज फॉर्मेशन भी F2 पर हो गई। अब जो रेज आई हैं वो इन्फिनिटी से आई हैं, तो अब देखिए जो इमेज बनेगी वो काफ़ी छोटी होगी, वेरी पॉइंट साइज इमेज होगी, वेरी डिमिनिश्ड होगी। और जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो सारी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करता है, सिवाय एक केस के, वो लास्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन हो गई वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब सेकंड केस करते हैं, इन्फिनिटी से हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, अब कर दिया हमने 2F के पीछे। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड 2F, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्ट, और ये प्लेस्ड है बियॉन्ड 2F। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट AB, यहाँ से हमने दो रेज इमर्ज की। पहली रे पैरेलल गई, लेंस से रिफ्रैक्ट हुई और फोकस से पास हुई। दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, जो कि विदाउट एनी डेविएशन निकल गई। अब ये दोनों रेस कहाँ पर मीट की जाके, यहाँ पर। ये पोजीशन है F2 और 2F के बीच में, 2F2 के बीच में, और यहीं पे हमने इमेज फॉर्म होगी। और जो इमेज फॉर्म होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये इन्वर्टेड इमेज होगी और रियल इमेज होगी, क्योंकि ये रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। और इमेज का साइज़ क्या होगा देख सकते हैं, बियॉन्ड 2F ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज़ देखिए, इमेज का साइज़ देखिए, इमेज का साइज़ छोटा है, डिमिनिश्ड स्मॉलर इमेज फॉर्म होगी। और जो इमेज की पोजीशन होगी वो बिटवीन F2 एंड 2F2 के होगी। नाउ थर्ड केस, अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है, रख दिया एट F2F। अब हमारा ऑब्जेक्ट एट 2F1 है, ये देखिए ये 2F1 F1, ये F2, ये 2F2। ये ऑब्जेक्ट हमने रखा 2F1 पे। यहाँ से एक रे निकाली पैरेलल, फोकस से पास हो गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई और यहाँ पर आके दोनों रेज फिर से मीट कर गई। और ये जो लोकेशन है इस बार जो मीट कर रही, मीटिंग की लोकेशन है वो है 2F2 पे रेज मीट कर रही हैं। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होने वाली है। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होगी है। अब ये इसका साइज़ देखिए और इसका साइज़ देखिए, दोनों ही साइज़ सेम है, और जहाँ पे फॉर्मेशन थी वो भी सेम है, एट 2F2 पे फॉर्म होगी। जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा तो इमेज 2F2 पे फॉर्म हुई। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2F1 एंड F2 रख दिया। अब देखिए हमने रखा ऑब्जेक्ट को 2F1 एंड F1 के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को। एक रे पैरेलल निकाली, फोकस से पास हुई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास की, विदाउट एनी डेविएशन निकल गई। ये हमारी इमेज फॉर्म हुई। इमेज का साइज़ देखिए बड़ा हुआ है इमेज का साइज़, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो इलार्ज होगी। और जो इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस की पोजीशन इसकी बियॉन्ड 2F2 है, और जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फोर्थ केस था। फिफ्थ केस की बारी आती है। फिफ्थ केस जब होता है जब हमने ऑब्जेक्ट को अब और आगे बढ़ा दिया, अब रख दिया ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे, दैट इज़ एट फोकस F1 पे हमारा ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। अब देख सकते हैं F1 से हमने दो रेज निकाली, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई। दोनों ही रेज एक फोकस से पास हो गई F2 से, और दूसरी विदाउट एनी डेविएशन निकल गई। अब आप देख सकते हैं दोनों रेज पैरेलल जा रही हैं, और पैरेलल रेज नेवर मीट मीन्स दे विल मीट एट इन्फिनिटी। सो जो इमेज फॉर्मेशन भी इन्फिनिटी पे होने वाला है, और जब इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा तो जो इमेज होगी वो हाईली इनलार्ज होगी और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। और अब ये फिफ्थ केस था, लास्ट वाला केस देखते हैं जिसमें इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। अब देखिए लास्ट वाला केस जिसमें इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट फॉर्म होगी, जो हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, लेंस के और पास ले आए ऑब्जेक्ट को, दैट इज़ F2 एंड O के बीच में जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट रखा, ये लाइट रे हमने पास कराई, ये फोकस से पास हो गई। ये लाइट रे पैरेलल निकाली, ये फोकस से निकली, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई। अब ये लाइट रेज देखिए दोनों आगे की तरफ बी शेप बना रही है, और बी शेप में ये लाइट रेज कभी आगे मीट नहीं करेंगी, लेकिन अगर ये बी शेप में है तो ये लाइट रेज पीछे मीट कर सकती हैं, इसलिए हमने इन लाइट रेज को पीछे प्रोड्यूस किया। और जब पीछे लाइट रेज को प्रोड्यूस किया तो कुछ इस पॉइंट पर मीट कर रही थी, यही पर पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगी।
अब ये देखिए जो इमेज फॉर्म हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ये इमेज इरेक्ट होगी और ये लाइट रेस हमने पीछे प्रोड्यूस की हैं अपीयर्स टू मीट हो रही हैं, इसलिए ये इमेज वर्चुअल होगी और इमेज का जो साइज़ है वो इनलार्ज होगा और जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो सेम साइड ऑफ द लेंस की फॉर्म होगी। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड इमेज फॉर्म होगी। ये पहला केस है हमारा जिसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है उसी साइड हो रही है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये 6 केसेस थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम लोग रूल्स को समझ लेते हैं। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए रे ऑफ लाइट ये पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्शन हुआ, इट विल डाइवर्ज अवे दैट अपीयर्स टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब ये रे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रैक्ट हुई और ये डाइवर्ज अवे हो जाएगी, लेकिन जब उसको हम राइस रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस पे मीट करती हुई दिखाई देगी और उसी सेम साइड पे फोकस के साइड मीट करेगी। यही हमारा पहला रूल। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे प्रोड्यूस करने पर फोकस पे मीट करेगी। नाउ सेकंड रूल क्या कहता है कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, अब ये देखिए रे ऑफ लाइट इससे रिफ्रैक्ट हुई और आगे प्रोड्यूस करने प्रिंसिपल फोकस पे देखिए मीट करती हुई दिखाई दे रही, प्रोड्यूस करने पर F2 पे मीट करती हुई दिखाई दे रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो या इमर्ज कर जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। नाउ थर्ड केस क्या कह रहा है हमारा कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो ये चीज़ दोनों ही केसेस में सेम थी, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, ये अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो इमर्ज कर जाएगी। ये 3 रूल्स थे और टोटल 2 टाइप्स ऑफ केसेस पढ़ेंगे इसमें हम लोग कॉनकेव लेंस में, दैट इज़ ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा और दूसरा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा। तो चलिए जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो देखिए क्या हुआ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज निकलती हैं और जो रेज पैरेलल आती हैं वो तो डाइवर्ज अवे हो जाएंगी बट पीछे प्रोड्यूस करने पर फोकस पे मीट करेंगे, ऐसा पहला रूल बता रहा था। तो इस हिसाब से ये देखिए रेज आई, ये डाइवर्ज होगी, पीछे प्रोड्यूस करने पर फोकस पे मीट हुई, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो फोकस पे टेक प्लेस करेगी F1 पे। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो F1 पे हुई और जो इमेज थी वो हाईली डिमिनिश्ड हुई और हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज इमेज है इसकी, देखिए बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज है। और जो इमेज है वर्चुअल होगी क्योंकि रेज अपीयर्स टू मीट हो रही हैं प्रोड्यूस करने पर, एक्चुअली मीट नहीं कर रही, इरेक्ट इमेज होगी। नाउ सेकंड केस, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, ये देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने 2 रेज इमर्ज की, एक रे पैरेलल गई जो कि ऊपर से निकल गई, पीछे डाइवर्ज करने पीछे हमने प्रोड्यूस किया तो F2 पर मीट कर रही थी, F1 पे सॉरी, और दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। ये दोनों रेज कुछ इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी और जो इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी और जो इमेज है वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होगी। तो यही सारी केसेस अब पढ़ेंगे साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल लेंस। तो चलिए साइन कन्वेक्शन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने जितने भी अभी तक मिरर इमेज फॉर्मेशन पढ़े हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन के हो या रिफ्रैक्शन के, बट हमने एक चीज़ देखी है, यानी मतलब 2 चीज़ें टोटल में 2 चीज़ें नोटिस की हैं कि जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया है तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो पीछे होती गई है और दूसरी चीज़ इमेज का साइज़ दैट इज़ इस छोटे से बढ़ता गया है। जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया इमेज का साइज़ वैसे वैसे बढ़ता गया है। सबसे पहले इमेज पॉइंट साइज बनी, फिर डिमिनिश्ड हुई, फिर सेम साइज, फिर इनलार्ज और फिर हाईली इनलार्ज, कुछ इस तरह से सारे साइजेस बढ़े हैं। और जो इमेज फॉर्मेशन हुई है जो कि पोजीशन थी वो भी धीरे धीरे पीछे होती है, जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया है इमेज फॉर्मेशन वैसे वैसे पीछे होती गई है। ये 2 चीज़ें हमने नोटिस की हैं टोटल। अब बात आती है साइन कन्वेक्शन की। तो जो साइन कन्वेक्शन भी सेम है स्फेरिकल मिरर की तरह जो पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें उस फार्मूले में थोड़े चेंजेस आ गए, एक लेंस फार्मूला एक मैग्नीफिकेशन फार्मूला ऐड हो चुका है। सो क्या कहता है कि साइन कन्वेक्शन आर सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स एक्सेप्ट दैट मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। से थोड़ी मेजरमेंट्स चेंज हुई हैं। और सेकंड पॉइंट क्या करिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इट इज़ पॉजिटिव होगी। जो कॉन्वेक्स लेंस है दैट इज़ जी वाला कॉन्वेक्स लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी, इस साइड होती है इसलिए, और जो कॉन्केव होता है उसकी इस साइड होती है, इस वजह से वो निगेटिव ली जाएगी। ये 2 पॉइंट्स हमें ढंग से याद रखने हैं। अब लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक्स हैं। इसके बाद सिर्फ पावर ऑफ लेंस बचा है।
तो मैग्नीफिक लेंस फार्मूला क्या कह रहा है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें बस थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पर माइनस का साइन आ चुका है। मिरर फार्मूला में हमने देखा था ये प्लस का साइन था, बट यहाँ पर माइनस का साइन आ चुका है। और मैग्नीफिकेशन फार्मूला बस थोड़ा सा चेंज हुआ है कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। यहाँ पर माइनस v अपॉन u था बट उसमें मिरर मैग्नीफिकेशन में, बट जब लेंस में का मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस v अपॉन u। ये था साइन कन्वेक्शन। अब बारी आती है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, द पावर ऑफ लेंस इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल वही इसका पावर ऑफ लेंस होती है, उसकी पावर होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 1/f। और द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर को जो लाइट रेज जो कन्वर्ज करती हैं और डाइवर्ज करती हैं उसी को पावर बोलते हैं। सो ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोमीटर, जिसको डी से डिनोट करते हैं डायोमीटर। 1 डायोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर माइनस m -1 पावर -1 एंड 1 डायोमीटर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसकी जो पावर होगी लेंस की वो दैट इज़ 1d, 1d के बराबर होगी। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, दैट इज़ p ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होगी, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव होगी, क्योंकि ये पावर है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, इसलिए जो पावर भी पॉजिटिव ही होगी। अब जो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव में होगी। बस इतना ही सब कुछ था इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अगले जो वीडियो में अपलोड करने वाले हैं उसमें सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, दैट इज़ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज क्यों क्वेश्चन, जितने भी न्यूमेरिकल्स सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जिसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और बस इस वीडियो में बस इतना ही था। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, पहला वीडियो 35 मिनट का, ये 26-27 मिनट का हो चुका है। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई, उससे पहले सारी न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स का लिए अलग वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछिए, और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।